लागू होने से आप देख रहे होंगे कि जितने भी पहाड़ी एरिया में भू माफियाओं ने बड़े बड़े रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली और जिसके कारण अंकिता भंडारी जैसे बीभत्स कांड उत्तराखंड में हो रहे हैं। अगर ये भू माफिया इसी तरह से उत्तराखंड में पैर जमाने शुरू कर दिए तो एक दिन उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति, बोली, भाषा और डेमोग्राफी के लिए चिंतित रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज में। मैं हितेश शर्मा। आज राज्य आंदोलन के लिए बात करेंगे और राज्य आंदोलन के से जुड़ी हुई जो मांगे थी उत्तराखंड की, उनके लिए बात करेंगे। पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से जो आज मुद्दे उठे हुए हैं, भू कानून को लेकर हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हमारे रघुवीर सिंह बिष्ट जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका धन्यवाद 24/7 न्यूज में। धन्यवाद हितेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो बिष्ट जी, जैसे कि आपने ये मांग उठ रही है, उत्तराखंड की युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, आज जो मुद्दे उठ रहे हैं ये सिर्फ भू कानून को लेके उठ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ट्रेंड से लेकर रोडों तक आज उत्तराखंड का बच्चा बच्चा और माताएं, बहनें और बुजुर्ग उतर के आए हैं कि भू कानून लागू हो। कहा जा रहा है हिमाचल के तर्ज पे हमें उत्तराखंड में भू कानून चाहिए। तो आप बताइए कि हमारी जनता भी जानना चाहती है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या है हिमाचल का भू कानून और उत्तराखंड का। हितेश जी, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1971 में, तो उसके जो पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर YS परमार, वो बहुत दूरदर्शी विजनरी लीडर थे। वो जानते थे कि हिमाचल का जो पर्वतीय अंचल में रहने वाले लोग हैं वो गरीब हैं और वो जानते थे कि अगर बाहरी प्रदेशों के लोग उनको छोटा सा लालच दे करके उनकी बेशकीमती जमीनों को कौड़े के भाव खरीद सकते हैं, तो वो डॉक्टर YS परमार ने हिमाचल की डेमोग्राफी को बचाने के लिए, वहाँ की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए वो भू कानून लाए थे 1972 में, टेनेसिटी हिमाचल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। उसके अंतर्गत कोई भी बाहरी प्रदेश का व्यक्ति हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। और उस टेनेसिटी लैंड रिफॉर्म एक्ट में भी कम से कम 5 संशोधन हुए और पहला संशोधन हुआ था 1972 की धारा 118 के अंतर्गत हिमाचल में बाहरी प्रदेश का व्यक्ति कृषि भूमि तो नहीं खरीद सकता, लेकिन वो शहरी एरिया में 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है, लेकिन उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य रहा कि जब 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ, लंबे संघर्ष के बाद, लगभग 42 शहादतों के बाद, तो सरकार को चाहिए था कि अंतरिम सरकार के दौरान ही सबसे पहले यहाँ भी भू अध्यादेश लागू कर देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा राज्य का कि नित्यानंद स्वामी की सरकार हो, चाहे भगत सिंह कोश्यारी की सरकार हो, इन सरकारों ने 2002 तक भू कानून नहीं लाए, जिसके कारण बाहरी प्रदेशों के लोगों ने, धनाढ्य लोगों ने यहाँ जमीनों की खरीद फरोख्त बहुत बड़ी तादाद में कर दी। और जब 2002 में उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित विधानसभा के चुनाव हुए, तो पंडित नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में यहाँ सरकार का गठन हुआ। तो पंडित नारायण दत्त तिवारी भी विजनरी लीडर थे और उन्होंने देखा कि यहाँ तो बाहरी प्रदेशों के लोग अंधाधुंध भूमि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो उन्होंने 2003 में जो उत्तर प्रदेश भूमि विनाशक अधिनियम कानून था 1950, उसमें संशोधन करके 2003 में उत्तराखंड में भू कानून लागू कर दिया था। और वो भू कानून क्या था? वो हिमाचल की तर्ज पे था कि किसी भी बाहरी प्रदेश का व्यक्ति उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर से भूमि अधिक नहीं खरीद सकता। लेकिन हिमाचल का भू कानून था कि उसके सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर तक कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। और ये जो भू कानून था वो केवल नगर निकाय क्षेत्र को छोड़ करके था, यानी पर्वतीय जनपदों में नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि नगर निगम क्षेत्र में ये भू कानून लागू नहीं होता था। यानी कि नगर निगम क्षेत्र में आप कितनी भी जमीन खरीद सकते हो, 12 एकड़ तक जमीन आप खरीद सकते हो। क्योंकि उस समय नगर निगम क्षेत्र में इतनी ज्यादा भूमि नहीं थी, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। फिर उसके बाद 2007 में जनरल खडूर के नेतृत्व में सरकार आई
उन्होंने भी इसको और सख्त करने की कोशिश की कि जो 500 वर्ग मीटर भूमि का मानक था उसको घटा करके उन्होंने 250 वर्ग मीटर का कर दिया था। लेकिन उन्होंने भी एक गलती की, उस गलती में सुधार नहीं किया कि नगर निगम क्षेत्र में भी भू कानून जो 250 वर्ग मीटर का था वो लागू किया जाना था। लेकिन अफसोस है कि वो नहीं हुआ। और उसके बाद जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार आई तो इन्होंने भू कानून का जो मूल प्रारूप था उसको ही बदलने का काम किया। इन्होंने नगर निगम की सीमाएं बढ़ा दी। अब जैसे देहरादून में पहले 60 वार्ड थे, अब इन्होंने 100 वार्ड कर दिए। अब जैसे नगरौंदा है, आपका हर्रा वाला था, आपका ये वाला एरिया था, यहाँ जो है भू कानून लागू होता था। अब जब 100 वार्ड इन्होंने बढ़ा दिए तो नगर निगम में आप जो है 12 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हो। तो यहाँ भू कानून जो है क्या हो गया, शून्य हो गए। और फिर नगर निगम के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे इन्होंने छोटे छोटे नगर पंचायत बना दिए, नगर निकाय बना दिए, नगर निकाय का विस्तारीकरण कर दिया। अभी भी आपने देखा होगा इसी पिछले हफ्ते धामी कैबिनेट ने कम से कम 7 नगर पालिकाओं का विस्तारीकरण कर दिया, जिसमें हरबटपुर है, जिसमें आपका रुद्रप्रयाग है। मुंशियारी को अगर नगर पालिका का दर्जा, तो नगर पालिकाओं में तो भू कानून लागू ही नहीं होता। तो उसका जो भू कानून का मेन उद्देश्य था वो अपने आप निष्प्रभावी हो गया। अब मांग कर रहे हैं, जो उत्तराखंड मांगे सख्त भू कानून, केवल सरकार को क्या करना चाहिए, 2003 का भू कानून बिल्कुल सख्त भू कानून है। सरकार को चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भूमि विनाशक कानून है 2003, उसको नगरीय क्षेत्र में भी लागू कर देना चाहिए कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। अगर ये लागू हो जाता तो निश्चित रूप से हिमाचल से भी सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा राज्य और ये उत्तराखंड प्रदेश जंगल जल भूमि की मांग को लेकर बनाया गया था। वहीं उत्तराखंड आंदोलन से उभर के आई उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी को भी लोगों ने देखा, जिनके विधायक भी आए और उनके विधायक कैबिनेट में भी एक समय में शामिल हुए थे, जिसमें आपके दिवाकर भट्ट जी मंत्री थे और उनपे ये विभाग था उस समय। तो एक आंदोलनकारी होने के बावजूद भी उन्होंने इस भू कानून को लागू नहीं कर पाया। देखो, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सबसे पहले भूमि कानून में जो संशोधन करने शुरू किए, चाहे 2018 में किया, चाहे अभी ये धामी सरकार ने किया। 2018 में इन्वेस्टर समिट के नाम पे इन्होंने कहा था कि पर्वतीय अंचल में अगर हम भूमि की छूट नहीं देंगे तो निश्चित रूप से कोई उद्योग लगाने नहीं आएगा। तो उस समय उन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर अगर कोई जिस प्रयोजन के लिए उसे भूमि इन्वेस्टर को भूमि आवंटित की जा रही है, अगर उसमें वो 2 साल के अंदर अपना इंडस्ट्री सेटअप नहीं करता तो भूमि सरकार में नीत हो जाएगी। लेकिन धामी सरकार ने तो 2 साल का मानक था वो भी खत्म कर दिया। इसीलिए तो उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी है वो एक सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ हिमाचल जैसा सख्त भू कानून लागू किया जाए। बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि हिमाचल में भारी व्यक्ति जमीन खरीद ही नहीं सकता, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। हिमाचल में आप देखो, मोहन मिकिन्स की फैक्ट्री लगी है, अंबुजा सीमेंट की, ACC सीमेंट की। वहाँ देखा आपने कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जो है वहाँ रेजिडेंस है, प्रशांत भूषण का रेजिडेंस है, कैप्टन अरविंदर सिंह का रेजिडेंस है। यानी कि 500 वर्ग मीटर तक आप जो है सरकार की परमिशन से वहां भी जमीन खरीद सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हिमाचल में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वहां भी इंडस्ट्री, अगर जमीन नहीं खरीद सकता तो इंडस्ट्री कैसे लगी वहां? आपने देखा होगा हिमाचल में पर्वतीय अंचलों में भी जो है इंडस्ट्री लगी है, उसमें 5 बार वहां के भू कानून में भी संशोधन हो चुका है। लेकिन वहां इतना सख्त कानून है कि अगर आपको भूमि इंडस्ट्री लगाने के लिए, टूरिज्म सेटअप लगाने के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए आवंटित दी है तो आपको वो सेटअप तैयार करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। अगर आपने 2 साल के अंदर नहीं किया तो वो भूमि जो है स्वतः ही सरकार में नीत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्रदेश जो हमारा है, युवा प्रदेश, आज एक सशक्त भू कानून ना होने के कारण ये मार झेल रहा है। और वही हम बात करेंगे कि इस भू कानून की खामियों की वजह से जो हम पे नहीं मिल पाया है, या नेताओं की वजह से हो, चाहे प्रशासन की वजह से हो, जो भू कानून हम प्रदेशवासियों को यहाँ नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। देखो रितेश जी, 65% भूभाग जो है हमारा वन भाग है उत्तराखंड का, केवल 12% ही यहाँ जो है खेती जमीन है। और आपने देखा उन 22 सालों के अंदर 1 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ चुकी है। अगर हम सख्त भू कानून लागू नहीं करते
तो निश्चित रूप से जो हमारे पूरे पहाड़ी इलाके हैं, बाहरी धनाढ्य लोग आकर के यहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट खोलेंगे और हमारी संस्कृति सभ्यता को भी खत्म कर देंगे। क्योंकि हमारा राज्य इसलिए बनाया था, इसलिए मांग की गई थी कि वो हमारे पहचान के लिए भी की थी कि हमारी बोली, भाषा, डेमोग्राफी ये बची रहे। इसके पीछे पहचान भी थी और पहचान तभी बचेगी जब सख्त भू कानून लागू होगा। तो ये थे हमारे साथ रघुवीर सिंह बिष्ट जी, आंदोलनकारी। आपने देखा कि आज भी एक आंदोलनकारी के अंदर अपने प्रदेश को लेकर, यहाँ की जनता को लेकर एक दर्द है जो वो बयां करते हैं। तो मैं हितेश शर्मा, UK 24/7 न्यूज के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ देहरादून। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।